अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाया न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम एक बार फिर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता एजाज साहब से जुड़ चुके हैं। बात करेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहा है कि दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा को हराने लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद एक एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा सारे। के लिए इंडिया गठबंधन को एक तरफा वोट दिया, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी का कहना है। ऐसे में हम सीधे से बात करेंगे कि किस तरह से जो विपक्ष मजबूत एक विपक्ष है, जिससे कि कहीं ना कहीं मुसलमान भी उम्मीदें लगाए रखा था कि उनके साथ जो घटनाएं घट रही है, पहले जो होती रही सरकार के पहले मॉब ब्लीचिंग तमाम चीज़ें होती रही, वर्तमान में भी वो तमाम चीज़ें फिर से होने लगी। देख रहे हैं कि कहीं 1 लाख 2 लाख मुसलमानों को काटने की धमकी 48 घंटे के अंदर अगर संघी का भाजपा नेता ने धमकी दिया है, तो किस तरह से देखते हैं कि अब विपक्ष जो जिसको मजबूती मिली है, जिसके कारण उनकी बात नहीं कर रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर के सभी छोटे बड़े भाइयों का तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश करते हैं। और देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हुआ या अन्य राज्य हुआ, गुंडागर्दी चरम पर है, गुंडा राज चरम पे है। आप देख लीजिए, 2 प्रशासन बैठी है, 2 थाना के SHO बैठे हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बोल रहे हैं कि हम 2 लाख मुसलमानों को काट देंगे। अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं हम इनको तलवार दे देंगे, उनको तलवार देंगे, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष दलित और मुसलमान समाज का वोट लेकर आज सत्ता में एक मजबूती से के साथ बैठा है, लेकिन वो कभी मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए उनके पास वहाँ पे टाइम नहीं है। आज भी एक छोटा सा वीडियो हमने राहुल गांधी का देखा, उसमें सारे लोगों का नाम लिया, लेकिन हमारा मुसलमान लफ्ज़ नहीं लिया, अल्पसंख्यक लफ्ज़ लिया। बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी को मुसलमानों ने वोट करके मजबूती विपक्ष दिया, देखा जाए मजबूती से विपक्ष दे दिया। कांग्रेस का क्या था, पहले 1 थे, आज 6 हो गए, ये 5-6 थे, 36-37 हो गए। तो लेकिन आज क्या हो रहा है कि जैसे पहले हमारे को मार दिया जाता था, कहीं किसी के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं कुछ नाम पर। अभी आज का एक घटना है, बरेली का आया है, मोमोज के खाने के मामले में हूँ तू हुई रिंकू नाम के स्टोर से, और उसी में चाकू निकालकर एक उनकी हत्या कर दी गई। उनका नाम है मोहम्मद शरीफ, की चाकू से गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। बताइए, ये है उत्तर प्रदेश का गुंडा राज। तो ऐसे में किस तरह से जहाँ मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है और एक तरह से ओवैसी साहब को एक नकारात्मक रंग मिला है इस चुनाव में, तो क्या लगता है कि ये कभी नहीं समझ में आएंगे कि क्या लगता है मुसलमान कभी नहीं समझ में आएंगे कि ओवैसी ही उनके लीडर हैं? देखिए, समझना चाहिए मुसलमानों को। आज जब बहुत सारे मुसलमान भाई सांसद बने हैं, अभी शपथ लिए हैं, वो लोग ओवैसी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं सांसद कि हमको सीखना चाहिए असद साहब से, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखते हैं। हम लोग उनकी तकरीर सुनते हैं, उनका भाषण सुनते हैं, उनसे अभी हम लोग सीखते हैं। तो रही बात उत्तर प्रदेश के, क्या और हर जगह के भाई एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो आ रही है चुनाव लड़ने, वो खुद नहीं आ रहे हैं कि भाई जैसे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं गुजरात से चल के बनारस लड़ जावें, दिल्ली से राहुल गांधी आके उत्तर प्रदेश में बरेली से लड़ जावें। तो असद साहब हैदराबाद से यूपी को लड़ने नहीं आ रहे हैं, यहाँ को लोगों को लड़ाने आ रहे हैं, नेता बनाने आ रहे हैं, उस समाज को नेता बना रहे हैं जो समाज हमेशा पीछे रहा हो।
ताकि आज उसको इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि आप नेता बनो, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करो। जो जिस तरीके से हमारे एरिया में जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, महंगाई के लेकर, बेरोज़गारी के लेकर, आवाज़ उठाओ आप लोग। जैसे में जिस तरह से कहा गया था कि अगर से विपक्ष में बैठेंगे भी तो कहीं ना कहीं बुनकरों का भी जिक्र होना चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं कि बदहाली है बुनकर की, सारे कारोबार बंद है, तो इसको लेकर किस तरह से बात होनी चाहिए, क्या लगता है? देखिए, पहली बात, उत्तर प्रदेश का जो बुनकर समाज है, आज बुनकर समाज में जो मजदूर हैं, जो साड़ी को बीनते हैं, तैयार करते हैं, आज वो समाज कर्जदार हो गया है। उस पर कर्ज बिजली का है, मकान टैक्स का है, पानी टैक्स का है, तमाम कर्ज हैं। उनका कर्ज कौन देगा? सरकारें ने जो वादा किया कि हम 8,500 रुपया देंगे या हर व्यक्ति को 1 लाख देंगे, यदि ये सब गवर्नमेंटी खर्चे हैं, इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा ज़्यादा। हमको लाभ तब मिलेगा जब हमारा जो बिजली का बिल 65 रुपये से आज 420 रुपया हो गया है, वो घट जावे। हाँ, वो वैसे 65 पर आ जाए तो कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी, कहीं ना कहीं हमको सहूलियत मिलेगा ना। जो हम एक मशीन का 420 जमा कर रहे हैं, वो 65 जमा करेंगे तो हमको उसमें से बचेगा। तो इसी तरीके से, और हमारी तो रही बात, जो धागा, जो साड़ी हम तैयार करते हैं, उसका मजदूरी तो हमें, मजदूर का मजदूरी नहीं बढ़ा। हर एक काम करने वाले का मजदूरी बढ़ता है साल में 6 महीना 2 साल में। लेकिन एक बुनकर समाज है जो 20 साल पहले उसकी मजदूरी थी, आज भी उसकी मजदूरी वही है। कहीं ना कहीं सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि इनका रोजगार आगे बढ़े, ये भी तरक्की करें, ये भी बुलंदी पर हो। ये सरकार का मुद्दा थोड़ी है। मजदूरी आप जिसके अंडर में करते हैं तो वो गिरफ्तार ना समझेगा, इससे सरकार से क्या लेना है बताइए? देखिए, सरकार इस पे ध्यान तभी देगी जब ये हमारा ट्रांसपोर्ट है, जा रहा है, बाहर जा रहा है, उस पर कितना, भाई उनको टैक्स लेना है, जीएसटी लेना है, सारा चीज़ अमाउंट डलाता है। तो ये भी तो देखना है कि भाई इसका रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। यहाँ तो 13 रुपया आटा था, आज 32 रुपया हो गया, 31 रुपया, 35 रुपया आया, फिर 31 रुपये से 1 रुपया फिर बढ़ के 31 रुपया हो गया। तो महंगाई तो चरम पे है। लेकिन वही मजदूरी का जो मामला देखा जाए तो मजदूरी का मामला 20 वर्षों में बढ़ा नहीं है। लेकिन ये जो मजदूरी का मामला है, ये जो लड़ाई है, ये आपके अपने समाज से है या आपने गिरफ्तार से? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे समाज से है। हमारे समाज में एक सरदार हैं जो सबसे माइन उनको कहा जाता है, एक रहबर कहा जाता है। तो कुछ दिन पहले ये लोग भी एक मीटिंग बनाए थे, हुई थी बड़ी सभा कि 20% बढ़ जाएगा। तो किसका बढ़ा? कार्य का बढ़ा है, गिरफ्तार का? ये तो गिरफ्तारी का बढ़ गया ना, वही कमा रहे हैं। आप देख लीजिए, रोड पर निकल के 2 करोड़ का वो मकान का रेट लग गया, जमुना पर 3 करोड़ का मकान का रेट लग गया। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी वो बढ़ा, 20% 10% उन्हीं का बढ़ गया, हमारा तो 10% घटा दिया घट गया। कि आपकी जो लड़ाई है, जो बुनकर कार्य की लड़ाई है, वो सिर्फ गिरफ्तार से, ना कि सरकार से, क्लियर कट देखा जाए तो। देखिए, अब ये लड़ाई तो मजदूरी के लेकर तो हमारी गिरफ्तार से रहेगी, लेकिन अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारा जो व्यापार नहीं चल रहा है, ट्रांसपोर्ट बंद है और हम अन्य देशों में हमारा माल नहीं जा रहा है, तो सरकार उस पर ध्यान देगी कि जो कपड़ा तैयार हो रहा है बनारस का, साड़ी लाइन से, बुनकरी के लाइन से, इसका ट्रांसपोर्ट खोला जाए ताकि अन्य देशों में भी हमारा माल जाए, हमारी भी एक बदहाली हो, हमारी भी जनता खुश, बनारस की भी जनता खुश हो, बुनकर समाज के हर लोग, हर तबका खुश हो, जो मजदूर समाज है। क्या ये बुनकर समाज के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे वैसे साहब? देखिए, बिल्कुल उठाएंगे, हर मुद्दे को उठाते हैं। अभी इससे पहले आए थे, यहाँ के बिजली के बारे में उठाएं, बुनकर के समस्याओं को लेकर उठाएं। तो अब पार्लियामेंट में भी हमारे बुनकर समाज की भी आवाज़ को उठाएंगे। जो यहाँ पे बिजली ताबड़तोड़ महंगी हो गई है, हाउस टैक्स से पहले क्या था, अब क्या हो गया है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि तीसरी बार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री शपथ लिए हैं। क्या लगता है, आपके सांसद हैं, संसद से हैं, यहाँ पे संसदीय क्षेत्र के हैं, ठीक है, आपके सांसद भी हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर क्या सरकार कहीं काम कर पाएगी?
महंगाई बेरोजगारी पर? देखिए अभी तो वो पहले भी नहीं कर पाई है, जब से वो सत्ता में आए हैं और नरेंद्र मोदी जी हमारे वाराणसी से सांसद थे, तीसरी बार भी सांसद हैं, तीसरी बार सरकार में भी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने गए हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई को बराबर इन्होंने उछाला है, बढ़ाया है, कम नहीं किया है। तो इससे ये अभी आगे और भी बढ़ेगी। आप देख लीजिए, जो युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रहे थे, आज उन्हीं का पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे लीक हो जा रहा है? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इसमें चाल है कि पेपर लीक कर दिया जाए ताकि उनको नौकरी ना दिया जाए। हमारे पास नौकरी के लिए कहीं ना कहीं जगह इसको नहीं। पेपर लीक भी एक धंधा बन चुका है, देखा जाए। बिल्कुल धंधा है। बताइए कि 2-2 साल तक बच्चे उस पर मेहनत करते हैं, अपना घर बार छोड़ कर यूपी से बिहार जाते हैं, बिहार से कहीं जाते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, ट्रेनें पटरी से उतर जाती है तो लड़ जाती है, एक पर एक डब्बा चढ़ जाता है, कई जो युवाओं की मौत हो जाती है। उसमें क्या होता है? मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता है। बच्चे अपने भविष्य के लिए घर से निकल रहे हैं। ये जो पेपर दिला रहा है, काफ़ी रुपया खर्च हो जा रहा है। माँ बाप को एक आशा रहती है कि हमारा बेटा पास हो जाएगा तो ये बड़ा अधिकारी बन जाएगा, बड़ा अफसर बन जाएगा। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, यहाँ पार्लियामेंट में तमाम जो नेता थे, सब लोगों ने अपनी अपनी शपथ ली, सब लोगों ने जय भीम का नारा लगाया, जो भीमराव अम्बेडकर का जगह नारा लगा। इसमें एक नया नारा जिसे जय फिलिस्तीन कह दिया है, उस पर बड़ा विवाद हो चुका है। किस तरह से देखते हैं कि जय फिलिस्तीन है, उनकी कहीं ना कहीं सदस्यता भी समाप्त की बात चल रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले वहाँ पे किसी एक सांसद ने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था, जय हिंदू राष्ट्र। तो अगर वैसे साहब भी बोले तो भाई वो कोई गलत तो नहीं बोले। जिस फ़लस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा है, वो एक इशारा, हमको लग रहा है कि वो इशारा दिए होंगे कि इस समय विपक्षी भी सांसद बहुत हैं और सत्ता के भी सांसद बहुत हैं। एक इशारा दे दिया जाए फ़लस्तीन के बचावे के लिए, उनकी मदद के लिए। मैं समझता हूँ इसलिए उन्होंने जय फ़लस्तीन का नारा लगाया। और इसमें कोई विवाद तो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने केस कर दिया, भाई ये कर दिया, वो कर दिया। तो कुछ मीडिया भी बात कर रहे थे, तो वैसे ही आपने पूछा कि बताइए क्या केस हुआ, तो केस नहीं पता, बस केस कर दिया। जबकि वो उनकी आईडियो ही पार्लियामेंट से डिलीट कर दी गई है, वो बातों की। अच्छा, उन बातों को डिलीट कर दिया? हाँ, वो बातों को हटा दिया गया है। अब कहाँ उनके पर केस होगा? आप देख लीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि संविधान जितना आप पढ़े हैं उतना हम भी पढ़े हैं संविधान को। आ जाइए उसी हिसाब से, आ जाइए, बात कर लीजिए बैठ के, कहाँ बैठ के, किस पे कौन सा धारा लग रही है, क्या लग रहा है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता एजाज साहब से। बड़ी बेबाकी से बुनकरों के मसले पे और तमाम मसले पे अपनी प्रतिक्रिया रखी है। आप किस तरह की सोच और विचार रखते हैं वर्तमान सरकार से, और विपक्ष से कितनी उम्मीद रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल में बने रहें, सदाए न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। हमारे साथ कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी के वाराणसी से रिपोर्ट।